हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है यूनिट फर्स्ट से, जो कि है बायो आइसोस्टेरिज्म, जो कि कई बार देखिए क्वेश्चन पेपर में आया है। जैसे कि आता है एक्सप्लेन बायो आइसोस्टेरिज्म, इट्स टाइप एंड देयर रोल इन ड्रग डिस्कवरी विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका रोल क्या है ड्रग की डिस्कवरी में, वो आपने बताना होगा। ये आया था 2018-2019 में। ऐसे ही पिछले साल भी ये आया था, जैसे कि है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट आइसोस्टेरिज्म एंड बायो आइसोस्टेरिज्म विद सुटेबल एग्जाम। बात करें, ये जो है सिलेबस में यूनिट फर्स्ट में है। आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में बायो आइसोस्टेरिज्म। तो देखिए बात करते हैं बायो आइसोस्टेरिज्म क्या है, यानी कि बायो आइसोस्टर क्या है। उससे पहले देखिए आपने समझना होगा आइसोस्टर क्या है। एक टर्म है आइसोस्टर। आइसोस्टर देखिए, आइसोस्टर ना ऐसे दो कंपाउंड या ऐसे दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्यूरेशन बिल्कुल सेम होता है। कहने का मतलब जो है कि वो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम वैलेंसी वाले होते हैं, वो सेम बॉन्ड बना सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। दूसरा, उनकी फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों जो है वो भी सेम होती हैं। सपोज जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास ये है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। यहाँ पे आप देखोगे कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, और ऑक्सीजन 2। ठीक है, यानी कि 6 बॉन्ड ही बना सकता है। इसी तरीके से एक दूसरा है नाइट्रोजन N2। यहाँ पे देखोगे N कितने बॉन्ड बना सकते हैं, उसकी बैलेंस कितनी होती है, 3। तो 2 नाइट्रोजन है तो 3 और 3 6। यानी कि यहाँ पे देखोगे दोनों का जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो बिल्कुल सेम है। तो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। उनको हम बोलते हैं आइसोस्टर। ठीक है, आइसोस्टर आर दोज मॉलिक्यूल विच हैव सेम कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या सेम बैलेंसी। सो ड्यू टू दिस देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो सेम, दैट इज कॉल्ड आइसोस्टर। ठीक है, एक आपने देखे POC थर्ड में पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म, या बोले तो आइसोमर क्या होते हैं। आइसोमर कोई भी ऐसे दो केमिकल होते हैं, या बोले तो कोई भी ऐसे दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, और उनके जो स्ट्रक्चर होती है, या फिर बोले तो जो एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। उनको हम बोलते हैं आइसोमर। उनका अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल मैच नहीं करता है, तो वो आइसोमर होते हैं। ठीक इसी तरीके से कुछ मिलते जुलते हैं आइसोस्टर, जिनका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन सेम होता है, साथ के साथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो वो आइसोस्टर कहलाते हैं। अब बात करते हैं, हमारा तो टॉपिक है बायो आइसोस्टर क्या है। जैसा कि इसमें क्वेश्चन में पूछा था हमारा कि आइसोस्टेरिज्म क्या है, उसको भी आपने बताना होगा। देखिए मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर है, ये रहा। तो यहाँ पे ये पूछा था आइसोस्टेरिज्म क्या है। तो पहले देखिए आपने वही बताना होगा कि आइसोस्टर क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। और ये जो फिनोमिना होती है आइसोस्टर की, वो हमारी आइसोस्टेरिज्म कहलाती है। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आपने बताना होगा, हमारा जो टॉपिक है मेन वो है बायो आइसोस्टेरिज्म। बायो मीन्स यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, यानी कि उसकी एक्टिविटी, उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारी बॉडी में एक्टिविटी बोले तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और आइसोस्टेरिज्म यानी कि वही। तो यहाँ पे ये बायो आइसोस्टर क्या है, ये ऐसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे दो कंपाउंड्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन सेम है, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो उसकी वजह से उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कहने का मतलब है कि उनका जो काम करने का तरीका है, जो उनका काम है, वो भी बिल्कुल सेम होता है। तो उनको हम बोलते हैं बायो आइसोस्टर। और ये जो फिनोमिना होती है उसको बोलते हैं हम बायो आइसोस्टेरिज्म। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो एग्जाम्पल से देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए जैसे कि हमारे दो एक्टर हैं। ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ, ये जो है हमारा सलमान खान है SK, एंड ये है हमारे SRK। ठीक है, तो अभी आप देखोगे दोनों एक्टर हैं। ठीक है,
दोनों की बोले तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा मैच होती हैं, और दोनों का जो एक्शन है बोले तो उनका जो काम करने का तरीका है या फिर जो उनका काम है बोले तो एक्टिंग करना या किसी मूवी में शूटिंग वगैरह करना, तो वो बिल्कुल सेम है। यानी कि ऐसी दो चीज़ें, ऐसी दो मॉलिक्यूल जिनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से उनका जो एक्शन है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो भी सेम होती है, तो उनको हम बोलते हैं बायो आइसोस्टर। अब बात करते हैं, देखिए बायो आइसोस्टर कितने टाइप के होते हैं और इसके अलावा उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनका रोल क्या है, आखिर हम उनको पढ़ क्यों रहे हैं, उनका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्रग बनाने में, ड्रग डेवलपमेंट में, वो अभी हम लास्ट तक देखेंगे, तो वीडियो में आप बने रहना। अब बात करते हैं, देखिए डेफिनेशन वही लिख रखी है, देख लेना आप। बायो आइसोस्टर आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज विद सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये कहलाते हैं हमारे बायो आइसोस्टर, और ये जो फिनोमिना होती है वो हमारी बायो आइसोस्टरिज्म कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे कि CO एंड N2 है, इधर हाइड्रोजन फ्लोरीन है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के होते हैं बायो आइसोस्टर। तो ये देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, बहुत ही आसान है समझना। एक होते हैं क्लासिकल बायो आइसोस्टर और एक होते हैं हमारे दूसरे, वो है हमारे नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टर। तो जैसे कि नेम हमारा क्लासिकल, एकदम क्लासिक, यानी कि जो अभी जो हमने आपको पॉइंट बताए थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये तीनों बिल्कुल सेम होती हैं, वो हमारे क्लासिकल कहलाते हैं। ठीक है, जो कि हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी। लेकिन एक है हमारे नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल में बस इतना सा डिफरेंस है, उनमें जो है इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन सेम नहीं होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन सेम नहीं होगा, बाकी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और उसकी वजह से उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेम होगी। तो वो कहलाते हैं हमारे नॉन क्लासिकल। तो जो क्लासिकल जो बायो आइसोस्टर है ना, वो भी हमारे 4-5 टाइप्स के हैं, उनको भी समझना बहुत आसान है। एक हमारे यूनिवैलेंट, या जिसको हम मोनोवैलेंट बोल सकते हैं। मोनो या फिर यूनि का मतलब होता है सिंगल, यानी कि ऐसे आइसोस्टर या बोले तो ऐसे बायो आइसोस्टर जो केवल सिंगल बॉन्ड बना सकते हो, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप है। तो ये जो है केवल एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, तो उनको हम बोलेंगे मोनोवैलेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरे हमारे बाईवैलेंट जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे सल्फर जुड़ा हुआ है, तो ये केवल 2 बॉन्ड बना सकते हैं, एक तरफ कार्बन बना सकता है, एक तरफ इधर सल्फर बना सकता है। तो ये बाईवैलेंट यानी कि जो 2 बॉन्ड बना सकते हो, इधर ये भी 2 बॉन्ड बना सकते हैं, ये भी 2 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे ट्राईवैलेंट यानी कि जो 3 बॉन्ड बना सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ दिख रहे हैं आपको, एक है जो 4 बॉन्ड बना सकते हो, जैसे कि नाइट्रोजन कार्बन, यहाँ पे 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 2 इधर 2 इधर। और लास्ट में है रिंग इक्विवेलेंट, यानी कि एक रिंग को हम दूसरी रिंग से रिप्लेस कर सकें, जैसे कि हमारी बेंजीन है, बेंजीन को हम पायरिडीन से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे केवल नाइट्रोजन आ जाता है। ये हमारी होमोसाइक्लिक है, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाती है। इसी तरीके से जैसे थियोफीन है, उसको हम फ्यूरान से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये कहलाएंगे रिंग इक्विवेलेंट। देखिए मैं आपको जो ये क्लासिकल बायो आइसोस्टर है उसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि सपोज हमारे पास ये एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लेना, कोई है नहीं कन्फर्म, ये कोई इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन ये जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये कोई हमारा कंपाउंड है। तो सपोज ये हाइड्रोजन जो कंपाउंड है, इसकी वजह से जो हमारा ये ड्रग है वो जो है वाटर लविंग है, बोले तो हाइड्रोफिलिक है नेचर में। हाइड्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको पता होगा जो हमारी जो ड्रग होती हैं वो लाइपोफिलिक नेचर की होनी चाहिए, यानी कि वो फैट सोल्यूबल होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको वो इजीली क्रॉस करके एब्जॉर्ब हो सके। तो यहाँ पे समझो एक टॉक्सिसिटी है, या बोले तो एक माइनस पॉइंट है कि हमारी ड्रग यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ड्रग है इसको पूरी को चेंज नहीं करके जो हमारा हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है उसी को हम किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे, सेम उसी नेचर वाले ग्रुप से। जैसे कि इसको सपोज हमने फ्लोरीन से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो हमारी ड्रग ना तो उसका एक्शन चेंज हुआ, ना ही उसकी स्ट्रक्चर चेंज हुई, बस सिंपल सा क्या है, वो हाइड्रोफिलिक सब लाइपोफिलिक नेचर की हो गई।
तो ये क्या कहलाएगा हमारा, यही कहलाएगा बायो आइसोस्टेरिज्म। यानी कि यहाँ पे जो हमारी ड्रग है उसको हम एकदम अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, सेफ बना सकते हैं, मोर इफेक्टिव बना सकते हैं, मोर पोटेंट बना सकते हैं, और उसकी जो भी साइड इफेक्ट वगैरह है उनको कम कर सकते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसका काफ़ी बड़ा रोल है। बाकी जो कुछ एग्जाम्पल है मैं बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, बने रहिएगा। और दूसरा जैसे कि यहाँ पे आते हैं हमारे नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल कहने का मतलब वही, उनकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन तो सेम नहीं होता, लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेम होती है, वो हमारी नॉन क्लासिकल कहलाते हैं। बात करें इसमें जो एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देखोगे आइसोप्रोटेरेनॉल है, इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस तरफ सोटेरेनॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक ही जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसकी जगह बड़ा सा ग्रुप आके जुड़ गया है, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन तो सेम नहीं है, बिल्कुल चेंज है, लेकिन हाँ इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो इसकी वजह से इनका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल एक्शन है, वो बिल्कुल सेम है। तो ये जो है बेसिकली दोनों हमारे ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनको डायलेट करने का काम करते हैं, अस्थमा वगैरह में ट्रीट करने में काम आते हैं। तो दोनों का काम एक ही है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंस की वजह से ये जो है क्या है, एक दूसरे के आइसोस्टर है, ठीक है। तो आई होप ये जो है आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बायो आइसोस्टेरिज्म की, यानी कि ड्रग डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है। सबसे पहला है इम्प्रूविंग पोटेंसी। इम्प्रूविंग पोटेंसी कहने का मतलब है, सपोज हमारी ये कोई पहले एक ड्रग है जो कि सपोज 2 या फिर 4 घंटे असर दिखा रही है, तो इसमें हमने थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा अल्ट्रेशन करके एक न्यू ड्रग में कन्वर्ट कर दी, जिसका जो असर है वो 6 से 8 घंटे हो गया। यानी कि एक ऐसी ड्रग जो कि पहले कम इफेक्टिव थी या उसका एक्शन कम था, उसको हमने बढ़ा दिया। तो वहाँ पर भी इसका काफ़ी बड़ा रोल है। अभी मैं एग्जांपल से लास्ट में बताऊंगा, तब आपको और बेटर समझ आएगा। दूसरा है इनहेंसिंग सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी इनहेंस करने का मतलब क्या है, सपोज पहले एक कोई कंपाउंड था, जैसे कि ये है हमारा, ये किसी एक काम में यूज़ हो रहा था, केवल सिंपल एक काम ही कर रहा था, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा और चेंज करके इसकी सेलेक्टिविटी बढ़ा दी, यानी कि इससे एक से ज़्यादा काम हम लेने लगे, एक से ज़्यादा जगह ये यूज़ होने लगा। तो वो हमारी जो सेलेक्टिविटी है, सेलेक्टिविटी वहाँ पे वो इन्हांस हो जाएगी। तो उसको इन्हांस करने में, यानी कि एक ही कोई मॉलिक्यूल, एक ही कंपाउंड से कई काम हम ले सकते हैं। दूसरा अल्ट्रेशन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सपोज जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था, ये हमारी ड्रग जैसे यहाँ एग्जांपल दिया था वो हाइड्रोफिलिक नेचर की थी, उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो वाटर लविंग थी, वो वाटर में सोल्यूबल थी, लेकिन हमने थोड़ा सा चेंज करके उसको लाइपोफिलिक बना दिया, वो लिपिड नेचर की हो गई। तो हम उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ना देखिए आप बड़ा बड़ा खुद बना करके लिख सकते हैं, अभी मैं एग्जांपल और बताऊंगा ना, तो वहाँ से आप खुद बना करके लिख सकते हैं। बस हाँ आपने एग्जांपल कुछ ड्रग के नेम और स्ट्रक्चर थोड़ी याद करनी होगी। इसके अलावा रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी रिड्यूस करने से मतलब, यानी कि कोई एक ड्रग है, ठीक है, उसका एक साइड इफेक्ट है कि उसको खाने के बाद हमको नींद आ जाती है। तो थोड़ा सा हमने चेंज करने के बाद उसमें ऐसी ड्रग बना दी कि वो अपना असर भी दिखा रही है और हमको नींद भी नहीं आ रही, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, यानी कि हम टॉक्सिसिटी को भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा है एक्वायरिंग नोवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम ड्रग में थोड़ा सा चेंजिंग या फिर अल्ट्रेशन करके उसकी उन प्रॉपर्टीज़ को गेन कर लें जो कि हमको चाहिए, या एक नोवेल ड्रग में वो होनी चाहिए, कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा ना हो और उसका एक्शन अच्छा हो और उसके साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो, तो हम जो है उन ड्रग को बना सकते हैं किससे, बायो आइसोस्टेरिज्म से। तो एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे जस्ट लिखे थे। सबसे पहले देखिए एग्जांपल आप देखोगे वो है रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी, कि टॉक्सिसिटी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, एक हमारी ड्रग है अमीनोपायरिन। ये हमारी एक ड्रग है जो कि एनाल्जेसिक होती है, यानी कि पेन किलर होती है, पेन को कम करने में यूज़ की जाती है। तो इसका एक साइड इफेक्ट देखा गया कि ये कार्सिनोजिन होती है। कार्सिनोजिन कहने का मतलब है कैंसर कॉज करती है, इसका बड़ा साइड इफेक्ट निकला। अब ये जो जिसने ड्रग बनाई थी, अब उसने तो इसमें बहुत ज़्यादा रुपए लगाए थे, अब ऐसे ही वो मार्केट से मतलब एक साथ निकाली जाएगी दवाई तो बहुत नुकसान होगा। तो उन्होंने क्या करा कि जो हमारी अमाइनोपायरिन है ना, उसमें पहले ये पता लगाया कि कौन सा ग्रुप हमें कैंसर कॉज कर रहा है। अब उसी ग्रुप को उन्होंने किसी दूसरे ग्रुप से, यानी कि बायो आइसोस्टर से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। हमारा काम भी हो गया और नुकसान भी नहीं हुआ। वही है हमारा यहाँ पे रोल रिड्यूसिंग इन टॉक्सिसिटी। जैसे कि अमाइनोपायरिन जो है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं, ये यहाँ पे डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे आपको यहाँ पे बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ये जो है
कार्सिनोजन टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा था, यानी कि इसी की वजह से कैंसर कॉज हो रहा था। तो हमने जो है ये रिप्लेस करके इसकी जगह CH और यहाँ पे CH3 ये यहाँ पे लगा दिया, यहाँ भी CH3 और CH3 है। तो ये जो है हमने इससे रिप्लेस कर दिया, यानी कि जो एक्शन था हमारा एनाल्जेसिक यानी कि पेन कम करना वो भी बना रहा, साथ के साथ जो टॉक्सिसिटी थी वो भी कम होगी। तो ये जो है रिड्यूसिंग इन टॉक्सिसिटी, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हुआ किसका, बायो आइसोस्टर का। यहाँ पे हमने पूरी ड्रग को चेंज किए बना, केवल उसी को चेंज कर दिया जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहा था। तो ये आपको समझ आ गया होगा। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, आप समझिए इम्प्रूविंग पोटेंसी, यानी कि पोटेंसी को इम्प्रूव करने में, दवाई को और ज़्यादा बेहतर बनाने में, उसका असर को और ज़्यादा बढ़ाने में। तो एक हमारी ड्रग है प्रोकेन, जो कि एंटी अरिथमिक होती है। एंटी अरिथमिक कहने का मतलब है जो अरिथमिया को ठीक करती है, यानी कि जो हमारी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, तो हमारी हार्ट डिसीज होती है जिसको हम अरिथमिया बोलते हैं। तो ये उसको ट्रीट करने के काम आती है। लेकिन इसका जो असर है ना वो थोड़ा कम रहता था, कम टाइम के लिए रहता था, यानी कि ये कम पोटेंट थी। तो इसमें ना थोड़ा सा चेंज करके प्रोकेन को हमने कन्वर्ट कर दिया प्रोकेनामाइड में। प्रोकेनामाइड जो है इससे ज़्यादा मोर इफेक्टिव थी, इसका असर ज़्यादा लंबे समय तक रहा। तो हमने क्या किया, आप देखोगे स्ट्रक्चर में, यहाँ पे ये हमारी प्रोकेन है, आप देखोगे इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे COO यानी कि ये एस्टर ग्रुप है, और इसमें हमने थोड़ा सा, बाकी स्ट्रक्चर सेम है दोनों की, ये हमारा, इसको हमने कन्वर्ट करके प्रोकेनामाइड में बना दिया। प्रोकेनामाइड की स्ट्रक्चर ऐसी है, बस इसमें यहाँ पे COONH यानी कि ये जो है हमारा अमाइड ग्रुप है, ये अमाइड ग्रुप होता है इस तरीके से, C11O और NH, ये हमारा अमाइड ग्रुप है। तो एस्टर को हमने अमाइड ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, और जो हमारी ड्रग पहले 4 घंटे असर दिखा रही थी, अब वही जो है 6 से 8 घंटे असर दिखा रही है। यानी कि कितना ज़्यादा हमको फ़ायदा हो, किसकी वजह से, बायो आइसोस्टर की वजह से। तो यहाँ पे ड्रग डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा रोल है किसका, बायो आइसोस्टर का। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, वो है हमारा इनहेंसिंग सेलेक्टिविटी यानी कि एक से ज़्यादा जगह यूज़ होना। जैसे यूरेसिल, आपको पता ही होगा यूरेसिल कहाँ पे यूज़ होता है, बॉडी में तो हमारा DNA वगैरह में यूज़ होता है जो यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ पे यूरेसिल की स्ट्रक्चर आप देखोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो इसको हमने फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया और हमने बना दिया इसका फ्लूरोयूरेसिल, 5-फ्लूरोयूरेसिल। लेकिन फिर देखा गया इसका यूज़ कि ये तो हमारा एंटी कैंसर होता है, यानी कि कैंसर को ठीक करने के काम आता है। तो हुआ ना यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल किसका, बायो आइसोस्टर का। केवल एक चीज़ हमने रिप्लेस करी और हमें इतनी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट दवाई मिल गई जो कि कैंसर को ठीक करने में काम आ रही है। तो ये जो है उसकी क्या हुई, सेलेक्टिविटी बढ़ी। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है किसका, बायो आइसोस्टर का। तो आई होप ये जो सारा टॉपिक था बायो आइसोस्टेरिन, उसके एग्जाम्पल समेत हमने उसका रोल देखा है ड्रग डेवलपमेंट में, ये हमारा कंप्लीट होता है। ये जो क्वेश्चन था मे बी ये आ जाए आपके एग्जाम में, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ये हमने कवर कर लिया है। तो यही मैंने वीडियो में बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।